हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ लिया विलयन और राउल्ट्स का नियम। ठीक है, किसके लिए? अगर हम दो वास्तुशिल पदार्थों को एक साथ मिला करके विलयन बनाते हैं तो उसके लिए राउल्ट्स का नियम क्या कहता है। और अगर हम उसी विलयन को बनाते हैं कब? जब हम किसी वास्तुशिल द्रव में अवास्तुशिल पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है वो हमने देख लिया। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है ना। अगर दो वास्तुशिल द्रव बनाते हैं तो उनका वेपर प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? राउल्ट लॉ से, वो हमने देख लिया। और अगर किसी वास्तुशिल द्रव में अगर हम अवास्तुशिल पदार्थ को मिलाते हैं तो फिर वेपर प्रेशर में क्या फर्क पड़ता है वो हमने देख लिया। तो वेपर प्रेशर उसका घट जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब आज हम ये देख रहे हैं कि आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। ठीक, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रण में, किसी भी प्रकार का सांद्रण हो, किसी भी सांद्रण में राउल्ट के नियम को यदि फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम को ठीक फॉलो करते हैं, मतलब उसके अनुसार ही इसमें व्यवहार करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है ना, उनको आदर्श विलयन कहा जाता है। ठीक, राउल्ट का नियम क्या है? हमने ये देखा था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में हमने ये कहा कि जो किसी भी कंपोनेंट का जो क्या होता है, आंशिक दाब होता है। ठीक है ना, आंशिक दाब वो किसके बराबर होता है? आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, उसके समानुपाती होता है ना। अगर एक कंपोनेंट है तो उसका आंशिक दाब यदि आप निकालोगे तो उसकी किसके बराबर होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। अब आदर्श विलयन के लिए दो शर्तें होती हैं। वो क्या शर्त है? पहले आप इसको जरा समझते हैं। एक छोटा सा ये सपोज हमने क्या बना दिया, ये ऐसा विलयन है जिसमें क्या है, हमारा ए कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, ये ए कंपोनेंट है। ठीक है, ए को हमने ऐसे बना दिया। अब इसी की जो है इसमें क्या निकलेगी? वाष्प निकलेगी। प्लस दूसरा हमने बना दिया जिसमें हमने डाल रखा है बी कंपोनेंट, इसको हमने ऐसे निकाला। इसमें क्या है? बी कंपोनेंट है ना। अब ये इसको मिल करके क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है? ये है वोलेटाइल वाला है। कौन सा वाला है? ये वोलेटाइल। ठीक है ना, इसमें क्या है? ए प्लस बी। ठीक, तीनों प्रकार का हमने बना। ये वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। ठीक है, दोनों को मिला करके हमने विलयन बना दिया। ठीक, अब राउल्ट का नियम क्या कहता है कि यदि ये आदर्श विलयन है तो ये क्या शर्तें पूरी करेगा? पहली शर्त क्या पूरी करेगा? माना सपोज इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि V1 है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2 है। ठीक है ना, जब इनको दोनों को मिला लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा V। ठीक, तो ये कहता है पहली शर्त है, पहला आप लिख देंगे कि अगर हम दोनों का वॉल्यूम को मिला देते हैं तो डेल्टा बी मिक्सिंग इसको कहा जाता है। ये बराबर कितना होना चाहिए? 0। मतलब ये हुआ जीरो का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के 0 हो जाता है। 0 का मतलब ये है कि जो V1 और V2 को जोड़ करके आएगा उसके बराबर ही ये भी आना चाहिए। समझ आप? जैसे माना अगर इसको मानना ये हमने 10 मान लिया, ये भी यदि 10 है तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 20 आएगा। तो जब आप इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे तो ये भी कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये चेंज को दिखाता नहीं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है ये कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये पहली शर्त है। ठीक है, आदर्श विलयन के लिए पहली शर्त क्या हो गई
कि अगर हम दोनों कंपोनेंट को मिला देंगे, ठीक है, मिक्सिंग, तो उसका डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब इनके वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त क्या है कि अगर हम इसमें एनर्जी चेंज डेल्टा एच मिक्सिंग, इंथैल्पी होती है ना, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब क्या हुआ कि अब देखो यहां पर क्या होगा, अब इसको आप कल्पना करें कि इसमें क्या होगा जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना। देखो कोई कंपोनेंट है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तब इनमें आपस में किसी प्रकार की रिएक्शन होगी मिलते समय। तो रिएक्शन होने में क्या होता है, जब ये दोनों मिलकर के कोई नई चीज बनाएंगे तो आप देखते हैं कि क्या होता है कि इनमें एक बार क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है ना। फिर जब नई चीज बनेगी तो क्या होगा, फिर बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड के टूटते समय और बॉन्ड के बनते समय, टूटते समय तो क्या होता है कि इट विल रिक्वायर एनर्जी, उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और जब बॉन्ड बनता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है ना, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ऐसे समय में क्या होगा कि जो एनर्जी चेंज होगा ना, तो वो एनर्जी चेंज भी जो इसमें हो रहा है, इसमें जब एनर्जी चेंज हो रहा है दोनों के मिक्स करने में, तो वो एनर्जी चेंज भी शून्य आना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो एनर्जी है इन दोनों की, वही एनर्जी उसमें भी होनी चाहिए। मतलब इनके टूटने में जो एनर्जी लगेगी, इनको जब हम तोड़ेंगे, ये ए और बी के बीच ए और ए टूटेगा, बी मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे ए और ए पार्टिकल्स हैं और बी में बी और पी पार्टिकल्स, तो ये टूटेंगे दोनों। फिर ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा ए और बी, है ना। तो क्या होगा, इनको टूटने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जब ए और बी बनेगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक, तो इनको टूटने में जितनी एनर्जी की लग रही है और उसके निकलने में जो एनर्जी निकल रही है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा जो इंथैल्पी चेंज है, इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, वो भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, पहले तो ये दो कंडीशन है। ठीक, अब इसके बाद तीसरी जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, दो हमने लिख दिया। तीसरी कंडीशन का क्या आती है कि इसमें जो अंतराण्विक फोर्स लगता है, ये हमने लिखा ए और ए, दूसरा हमने लिख दिया बी और बी। ठीक, और इनको मिलकर के क्या बन गया, ए और बी, है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, इन ए और ए को जिस जिस प्रकार से आपस में जुड़े हैं, जो इनके बीच में बॉन्ड बना होगा ना, तो उस बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बी और बी के बीच में वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर जब ए और बी बन जाएगा, ठीक है ना, जब ए और बी बन जाएगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी ना, तो वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इन सब में बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन करना। तो जो ए और ए पार्टिकल्स हैं, ए और ए के जो परमाणु हैं, बी और बी के जो परमाणु हैं, और जब ये बन जाता है सॉल्यूशन, तो बनने में क्या बनेगा, ए और बी बन जाएंगे आपस में। तो उस समय जो इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में, जैसे हम कहते हैं ना कि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो जो भी बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, वो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, वो बॉन्ड एनर्जी इनकी कैसी होनी चाहिए, ये भी समान होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इसके बीच में इंटरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये तीन शर्तें आपको हमने बताई कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहला क्या होगा कि डेल्टा वी, अगर आप आयतन दोनों का देखेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, ये जो इंटरेक्शन इनके बीच में होता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि परमाणु के बीच में जो अंतराणुक फोर्स लगता है, अंतराणुक आकर्षण बल जो लगता है इनके बीच में, वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान का मतलब जितना इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगा है, जितना इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगा है, उतना ही आकर्षण बल ए और बी के बीच में भी विलयन के बाद में लगना चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श विलयन के लिए कंडीशंस हैं। अगर कोई विलयन इन कंडीशंस को फॉलो करता है, इसका मतलब वो राउल्ट के नियम को मानता है। राउल्ट के नियम के हिसाब से वो क्या कहलाएगा, वो आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक, अब हम एक ग्राफ की प्लॉट करते हैं इसके बीच में। अब यहाँ पर आप एक ग्राफ देखेंगे, इसको जरा सुनिए, वही ग्राफ है जो हमने राउल्ट नियम में भी बनाया था।
यहाँ को हमने कंसंट्रेशन बढ़ रहा है यानी मोल फ्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, इधर को हमने क्या कर रखा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन जो ए कंपोनेंट है उसके 0 है, इधर को मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मोल फ्रैक्शन जो बीटा कंपोनेंट है उसके मैक्सिमम है और यहाँ पर उसके मोल फ्रैक्शन 0 है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है इसके वेपर प्रेशर की, है ना, आंशिक दाब के। हमने कहा था कि वही राउल्ट का नियम कहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके मोल फ्रैक्शन 0 है, इधर को मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया ए के लिए, ए कंपोनेंट का। इसी प्रकार से बी का यहाँ पर 0 है, इधर को बढ़ रहा है तो इसका हमने ग्राफ यहाँ प्लॉट कर दिया, ये आ गया। तो ये जो ग्राफ बन गया हमारा, ये ए कंपोनेंट का है। ठीक, ये वाला जो ग्राफ है ये बी कंपोनेंट का। दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये योग टोटल हो गया पी ए प्लस पी बी का ग्राफ। ठीक है, तो आदर्श विलयन का ग्राफ भी ऐसा ही आना चाहिए। ठीक, जो आदर्श विलयन को फॉलो करेगा, आदर्श विलयन जो होगा वो राउल्ट के नियम के हिसाब से उसका ग्राफ जो है वो इसी प्रकार का बनना चाहिए। ठीक है ना। अब ये जो आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन में कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव इससे क्या करते हैं, विचलन कर जाते हैं, उसको डेविएशन कहते हैं, है ना। आदर्श विलयन से क्या करते हैं, डेविएशन कर जाते हैं, है ना, वो विचलन हो जाता है उनका। वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम। पहले प्रकार के जो है, जो आदर्श विलयन से क्या करते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक विचलन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऋणात्मक विचलन क्या होता है। ठीक है, अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, जो आदर्श विलयन को ही फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें से क्या दिखाते हैं, वो एक प्रकार का ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है, ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाता है, ऋणात्मक विचलन में जैसे हमने लिखा ना कि जो शर्त हमने लिखी थी, पहली शर्त हमने क्या लिखी थी कि डेल्टा वी मिक्सिंग वो किसके बराबर होता है, आदर्श विलयन के लिए 0 के बराबर होता है ना। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, जो ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, 0 से कम हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा, जो डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज जो होगा मिक्सिंग का, वो भी लेस देन 0 हो जाएगा। तो जिनका मान 0 से कम होगा, ठीक है, 0 से कम जिनका मान आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। तीसरी शर्त हमने क्या कही थी कि जो इंटरेक्शन था, ठीक है, जो दो तीसरी शर्त तो हमने जो पहले कही वो क्या थी कि जो ए और ए पार्टिकल्स हैं और बी हैं दूसरे के, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ए और बी बना देते हैं। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो भी यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से कम। कहने का मतलब है ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो विलयन बनेगा, विलयन में जो ए और बी बनेंगे, इनके बीच में जो अंतरा अणु आकर्षण बल लगेगा वो ए और ए की तुलना में ज्यादा होगा। मतलब ये तो क्या होंगे, ये लूजली बाउंड होंगे, इनका जो है इनके बीच में आकर्षण बल होगा तो ये बॉन्ड क्या होंगे, कमजोर होंगे ना। और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, है ना। अब देखो क्या होगा, जब ये आसानी से टूटेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जब आसानी से टूटेगा नहीं तो वो वेपर स्टेट में जाएगा नहीं। जब ये वेपर स्टेट में जाएंगे नहीं, वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर्स बनने में कठिनाई होगी, तो उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शंस के, है ना। जितने कंपोनेंट, जितने पार्टिकल्स बनेंगे उतना ही क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब ये 0 से कम हो गया तो इसका मतलब वेपर प्रेशर यदि घट जाएगा, डेल्टा इंथैल्पी का मान 0 से कम होगा, तो कब होगा, जब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो एनर्जी होगी या जो उनके बीच में जो अंतराणु आकर्षण बल होगा, वो जो पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण बल है उनकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, ज्यादा होगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, ऐसे विलयन क्या करेंगे, वो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है ना, ऐसे विलयन क्या दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक, अब इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ, हम इसी ग्राफ को बनाते हैं, इसी ग्राफ में शो करते हैं कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये 0 से कम, डेल्टा वी 0 से कम अगर हम ए कंपोनेंट के लिए देखेंगे तो ये तो ओरिजिनल वाले का ग्राफ है। अगर इससे कम देखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बी कंपोनेंट के लिए देखेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा,
है ना। और ये जब टोटल वाला देखेंगे तो ये टोटल वाला भी कहाँ आएगा, ये नेगेटिव है, ये नीचे से जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये मिक्स वाले का ग्राफ हो जाएगा। कब, जब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव इससे क्या दिखाएंगे, डेविएशन दिखाएंगे, है ना। जो रॉबर्ट लॉ के नियम को से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, ऐसे विलयन का जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार का आएगा, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे माना हमने H2O प्लस बेंजीन को अगर हम ले लेंगे, H2O प्लस या H2O प्लस HNO3, सॉरी, H2O प्लस HNO3 का अगर हम विलयन बनाते हैं तो वो क्या करता है, वो इस तरह का ही की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो ये ऐसा विलयन है जो क्या करता है, ऋणात्मक विचलन शो करता है, ठीक। अब इसी के साथ धनात्मक विचलन क्या करेगा, तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। धनात्मक विचलन कौन शो करेगा, ठीक इसी का उल्टा। इसी का उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर डेल्टा V यानी कि दोनों का आयतन जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने ये कहा कि जो A और A के बीच का और B और B के बीच का जो आकर्षण बल है वो भी क्या होगा, A और B के बीच से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं ऐसे विलयन के लिए क्या होगा, डेल्टा V मिक्स 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा का मतलब क्या होगा कि उसमें चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमने 2 डिब्बे पहले बनाए थे ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ा हुआ मिलेगा, विलयन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो एनर्जी चेंज होगी वो भी आपकी क्या होगी, कुछ बड़ी भी मिलेगी, है ना। जब कंपोनेंट पहले आपने बना रखा था और जो बाद में जब मिक्स हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, उनकी एंथैल्पी चेंज कुछ बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो इंटरेक्शन है, जो A और A के बीच में जो आकर्षण बल लगा होगा और B और B के बीच में जो आकर्षण बल होगा, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो एक तरह से कहेंगे कि उसकी जो मजबूती है वो A और B की तुलना में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक। तो ऐसे विलयन का यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि ये फिर और इसका विपरीत आएगा। ये क्या होगा, ये हमने ओरिजिनल वाले का बना रखा था, ठीक। तो जब इस वाले का हम बनाएंगे तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, इधर से आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो जा रहा था हमारा दूसरे वाले कंपोनेंट का, वो ऐसे हो जाएगा। और ये वाला जो मिक्स वाला हम बना रहे हैं, मिक्स वाला कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस तरह से इसका ग्राफ आप बना सकते हैं तीनों के लिए। ये है, ये कौन सा है, ये आदर्श विलयन है जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। तो पहला ग्राफ तो हमने बनाया था जो बिल्कुल प्योरली फॉलो करता है। दूसरे ऐसे हैं जो फॉलो तो करते हैं लेकिन क्या करते हैं, उससे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और तीसरे प्रकार का जो उससे क्या करता है, धनात्मक। ऋणात्मक वाला का मतलब हुआ जो क्या करता है कि जैसे माना ऋणात्मक वाले में जो उसके ओरिजिनल जो चीजें होती है, जैसे वॉल्यूम उसका 0 अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से कम हो जाता है ना। एंथैल्पी चेंज उसकी ओरिजिनल जो एंथैल्पी चेंज है उससे कम हो जाती है, ठीक है ना, उसमें उससे कम हो जाती है। और इसी प्रकार से जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आदर्श विलयन की स्थिति है। अब इसी के विपरीत क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होगा, अब जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, है ना, सीधे सीधा एक अगर हम कहेंगे कि जो अनादर्श विलयन क्या होंगे, जो इसको फॉलो ही नहीं करते हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो अनादर्श विलयन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे विलयन जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो ही नहीं करते किसी भी प्रकार से, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे देखें आप, जो आदर्श विलयन को शो करते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन का विलयन है। एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन का विलयन क्या होगा, अब उसको देख रहे हैं आप, एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन जो है वो एक ही प्रकार के है ना, वो क्या है, दोनों एक ही नेचर वाइज जो है वो एक ही प्रकार के हैं, ठीक। इसी प्रकार से जैसे ब्रोमोएथेन है, क्लोरोएथेन है, ब्रोमोएथेन क्लोरोएथेन भी एक ही प्रकार के, तो ये क्या करेंगे, ये आदर्श विलयन है, ठीक। अब इसके साथ साथ जो पॉजिटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव का मतलब हमने क्या कहा था कि जिनका वॉल्यूम 0 से ऊपर हो जाता है वो पॉजिटिव वाले हैं ना। तो पॉजिटिव वाले में क्या है, जैसे जल के साथ अल्कोहल का विलयन है, ये पॉजिटिव दिखाता है।
बेंजीन और टोल्यूइन का अगर आप विलयन बनाते हैं तो ये भी क्या कहेगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। कुछ ऐसे हैं जो ऋणात्मक दिखाते हैं, जैसे H2 और HNO3, जिनका नेचर आपस में मिलता ही नहीं, ठीक है, pyridine प्लस एसिटिक अम्ल, ये ऐसे विलयन हैं जो क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है, ये कैसे दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है।